नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आए फैसले की। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आज फैसला हो गया। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में मध्य प्रदेश के भोपाल की बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि घटनास्थल पर ना तो बम मिला था और ना ही आरडीएक्स और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष ये साबित ही नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया कि 7 आरोपी निर्दोष हैं, केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फैसला आने के बाद पुणे समेत कई जगहों पर जश्न भी मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई और फैसला आने के बाद एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भावुक हो गईं और उन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने को लेकर कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगने को भी कहा। वहीं पीड़ित परिवारों के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम ने कहा है कि बम विस्फोट की पुष्टि कोर्ट ने कर दी है और हम इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आपकी बात मध्य प्रदेश में। और इस महत्वपूर्ण मामले पर राजनीतिक दलों की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं आपको एक बार दिखवाते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। कि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। जिस तरह मालेगांव का फैसला आया है, ऐसे ही बॉम्बे बम ब्लास्ट का भी आया था। अब सरकार को फैसला लेना है कि आतंकवाद किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता है। अगर बॉम्बे बम ब्लास्ट की आपने अपील करी है तो अब आपको मालेगांव की भी अपील करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बाकी है और ना हमने कभी रची, ना हम इस तरह की किसी धर्म का नाम जोड़ते हैं, ना जोड़ेंगे। और आज इस महत्वपूर्ण मामले पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कड़े सवाल है। वो सवाल क्या हैं, आपको एक बार नजर डलवा देते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी। क्या हिंदुत्व के खिलाफ की गई साजिश विफल हुई? नहीं मिला कोई सबूत साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ। इतने सालों की सजा और प्रताड़ना का कौन देगा हिसाब? सवाल ये भी पीड़ित बोले, ऊपरी अदालत में लगाएंगे गुहार। या आरोपी नहीं तो फिर कौन थे धमाकों के गुनहगार? मालेगांव धमाकों में साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपी बरी। भगवा आतंकवाद की थ्योरी क्या फेल हुई? तो इन्हीं सवालों के साथ आज ये चर्चा करेंगे
और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मालेगांव मामले में बरी हुए श्याम साहू जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय चड्ढा साहब भी जुड़ रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी होने के नाते वंदना त्रिपाठी जी, आज मैं पहला आपका रुख करना चाहूंगा। ये जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, आपकी पार्टी की पूर्व सांसद वो भी इसमें आरोपी थी। आज उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, सब कुछ वो साजिशें थी, आज विफल हो गई हैं। पहली प्रतिक्रिया वंदना त्रिपाठी जी आपकी इस महत्वपूर्ण मामले पर। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से आज एनआईए कोर्ट का फैसला आया है और जिस प्रकार से एनआईए कोर्ट ने जितने भी आरोपी थे उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कानून ने अपना काम किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना काम किया और जो भी तथ्य थे उनके आधार पर निर्णय लिया गया। आपने देखा इस केस पे 17 साल से सुनवाई चल रही है, कार्य चल रहा है और किस प्रकार से 2017 में इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिहाई भी हुई थी और मकोका भी हटाया गया था। पर विषय वो नहीं है, विषय ये है कि इस केस की आड़ में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने फायदा लिया है और हिंदुइज्म को बदनाम करने का, हिंदुइज्म के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, तो आपको नहीं लगता कि आज कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने सदैव हिंदू आतंकवाद जैसे गलत शब्दों का प्रयोग किया, भगवा आतंकवाद जैसे गलत शब्दों का प्रयोग किया। और आप याद करिए वो काल 2010 की बात है, चिदंबरम जी ने इस शब्द को इजाद किया था, हिंदू आतंकवाद। उसके बाद सितंबर 2010 में चिदंबरम जी ने कहा, 2018 दिसंबर में दिग्विजय सिंह जी ने पुनः इस शब्द को दोहराया। आरएसएस को हमेशा इन्होंने आतंकवादी कहा। आरएसएस पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसमें इन्होंने आरएसएस को बदनाम करने के लिए विभिन्न गलत शब्दों का प्रयोग किया और उस पुस्तक का विमोचन किया। और आप जाकर कांग्रेस पार्टी के, मैंने कई प्रवक्ताओं से आज सुना है, वो कह रहे हैं कि हमने हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, हमने किसी और शब्द प्रयोग किया था। आप जाइए, पुराने तथ्य खंगालिए, दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट सुनिए। और उस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था। किस प्रकार से बार बार हिंदुत्व को, बार बार हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग मालेगांव ब्लास्ट की आड़ में किया है और जिसके लिए मुझे लगता है आज दिग्विजय सिंह जी को आकर माफी मांगना चाहिए। ठीक है वंदना जी, पूरी कांग्रेस आगे आपकी बात वापस लौटेंगे आपके पास वंदना जी सेकेंड राउंड में, उस समय आप अपनी बात को और ज्यादा विस्तार दीजिएगा। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर जाऊं, लेकिन उससे पहले बेहद महत्वपूर्ण मेहमान हैं श्याम साहू जी, जिन्होंने इस पीड़ा को सहा है। जो इस पैनल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आज कोई है तो वो श्याम साहू हैं, जो इस पीड़ा से गुजरे हैं। आज इस घड़ी में सबसे पहले श्याम साहू जी, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कितना बड़ा दाग धुल गया? आज आप भगवा पटका डालकर बैठे हुए हैं, ही कहा गया था। न्यायालय सर्वप्रथम तो मैं अपने न्यायालय पे गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास था कि न्याय हमको मिलेगा और भले लेट मिला पर मिलेगा जरूर, क्योंकि जितना भी ये प्रकरण हुआ था ये टोटल एक षड्यंत्र के तहत किसी से ओतप्रोत था। उस ओतप्रोत में सर्वप्रथम जो हम देखते हैं, ये जो दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर क्लियर कट 2009 में ही कहा था, जैसे वंदना दीदी बता रही कि दिग्विजय सिंह ने, अभी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ 2009 में दिग्विजय सिंह ने क्लियर कट कहा था भगवा आतंकवाद। और हेमंत करकरे से मेरी लगातार बात होती है, हेमंत करकरे से क्या बात करते थे ये, मतलब ये षड्यंत्र की सीधे क्लियर कट दिखता कि हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस चीफ और उनसे ये बात करते थे।
और बाद में भगवा आतंकवाद की बात करें, उसी समय भी वो सुशील शिंदे भी भगवा आतंकवाद की करने लगे। अपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री हमारे पी चिदम्बरम जी भी बोलने लग गए, देश के गृह मंत्री। और उसी दरमियान उसी परेड के अंदर नौ मुस्लिम लड़कों को अलग से गिरफ्तार कर रखा था, उनको एक ही दिन में सुशील शिंदे जी जाते डेलीगेट्स लेकर केंद्र में, और उनको भगवान जाने क्या षड्यंत्र करके आते हैं, हम लोगों को आरोपी बना दिया जाता है और 9 लोगों को एक ही दिन में बेल हो जाती, छोड़ दिया जाता है। ये षड्यंत्र नहीं था तो क्या था? ये पूरा हिंदू को बदनाम करने के लिए, हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को सनातन पे ठेस कुठाराघात पहुंचाने के लिए ये पूरा ऊपर से षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र के निमित्त इनका सीधे उसके पीछे मकसद था किसी एक वर्ग विशेष को लाभ देना। दूसरा इनका मकसद था चुनाव थे सर पे सामने, उन चुनाव के अंदर उसका लाभ लेना और हिंदू समाज को तितर बितर करना, क्योंकि हिंदू समाज संगठित हो रहा था, ताकतवर बनते जा रहा था, धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ रही थी, तो वो उसको तितर बितर करना। क्योंकि कुछ लोगों को जो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, जो आइकॉन है, उनको पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे, झूठे आरोप लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, बेचारे अन्य जो लोग जुड़ रहे हैं वो डर जाएंगे। ठीक है श्याम साहू जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। आपका दर्द ये देश समझ सकता है, आपका गला भरा हुआ है और रुंधे हुए गले से आप बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप बोल पा रहे हैं, हर कोई आपका दर्द समझता है। वापस लौटूंगा मैं आपके पास, आपको संभालिए। विक्रम चौधरी जी, मुझे लगता है आज आपको सब पक्षों को सुन लेना चाहिए और अंत में अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि आज निशाने पर आप ही हैं। मैं एक बार संजय चड्ढा साहब का भी वर्जन ले लेता हूं, फिर संयुक्त रूप से आप सबका जवाब दे दीजिएगा। संजय चड्ढा साहब, बताया जा रहा है कि इस मामले में 40 गवाह अपने बयान से मुकर गए जब एनआईए को ये जांच सौंपी गई थी। एक वकील होने के नाते, ये क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस पेशे के, पहले दबाव में थे तब मुकरे, तब उन्होंने बयान गलत दिया था, या बाद में दबाव में आ गए? क्या संभावना ज्यादा लगती है? क्योंकि बयान दे के एक नहीं 40 गवाहों का मुकर जाना अपने आप में ये साबित कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ था। कहां गड़बड़ था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2008 की ये घटना है। 17 साल ट्रायल चला और इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन जो है लोकल पुलिस ने किया था, महाराष्ट्र पुलिस ने जी। उसके बाद लोकल पुलिस ने इस केस को एटीएस को ट्रांसफर कर दिया। एटीएस ने कुछ समय तक किया और उसके बाद केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद जी मैटर जो है वो एनआईए को दिया गया, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब उन्होंने इस केस में, आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 चार्जशीट दाखिल हुई थी और बड़े जो हैं सारे तथ्य सबको मालूम है, मैं पुनः बता रहा हूं कि ये चार्ज उसमें 302, 324, 307, ना जाने कितनी आईपीसी की धाराएं लगी हुई थी। 6 लोगों का इसमें मृत्यु हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो निश्चित तौर पे एक टेररिस्ट एक्ट था, इसलिए एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की। अब यहां पे जो बड़ी गंभीर बात है, और आज एनआईए जो टॉप लेवल की एजेंसी है भारत की, जैसा हम कहते हैं, उसके द्वारा दी गई चार्जशीट, और उस चार्जशीट में 40 से ज्यादा गवाहों का अपने बयान से पलटना जी, ये एक बड़ी गंभीर बात है। मैं प्रथम दृष्टया ये कहूंगा कि जो एनआईए है, एटीएस है, ये अपने कार्य में असफल रहे हैं। बड़ी कटु बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं भारत की ये, और वो महाराष्ट्र की है एटीएस, और ये वहां के हैं, ऐसा कहना और बड़ा ये एक बड़ी बात है। नंबर दूसरी बात, देखिए क्या होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी इवेंट को, क्रिमिनल इवेंट की बात कर रहा हूं, इस टेररिस्ट एक्ट की बात कर रहा हूं, इसमें सारे एक्ट, जैसे कि एक मोटरसाइकिल थी, मैं कहानी बता रहा हूं सिर्फ, एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल में बम था, बम के बाद वो फटा बम, और ऐसे ऐसे हुआ। इस सबको निकालने के लिए उन्होंने टेलीफोन कॉल के रिकॉर्ड निकाले, ये निकाला, वो निकाला, सारी चीजें हुई, और बड़ी परिपक्वता से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में वो फेल हो गए चेन को बनाने में। जब इवेंट्स की, देखिए कब होता है,
इवेंट्स को कड़ी से कड़ी को जोड़ना होता है इवेंट की, किसी भी क्रिमिनल एक्ट की अगर कोई आप मुझसे पूछे या किसी भी संजय चड्ढा साहब, जो आरोपी एनआईए को दी, जब रिपोर्ट ये जांच सौंपी गई तो आरोपी तो पहले से ही तय हो गए थे। इन्हीं आरोपी तो एनआईए ने शायद नहीं बदले होंगे, और इन्हीं आरोपियों का क्या रोल रहा, इसी पर लेकर आगे जांच बढ़ी होगी। नंबर 1। नंबर 2, एनआईए के पास पूरी, जब जांच चल रही थी तो उस जांच में वो ऐड भी कर सकते थे और डिलीट भी कर सकते थे किसी का नाम। तो ये नहीं, क्योंकि जांच से ही निकल के आएगा ना कि कौन कौन लोग उस कड़ी में शामिल हैं। ठीक है, लेकिन जो जांच का रिजल्ट, जिसको हम सीधा चार्जशीट संजय चड्ढा जी, क्योंकि चार्जशीट को एक सीमा होती है और उस समय की, सीधा समझें कि जिन आरोपियों को सौंपा गया कि इन लोगों ने धमाका किया, इनका हाथ शामिल है, एनआईए उन लोगों का गुनाह साबित करने में असफल रही। बिल्कुल सही बात है, और असफल रही। चार्जशीट में तो कर दिया, लेकिन जब बारी आई एविडेंसेस की, तो वो एविडेंसेस परिपक्वता के साथ नहीं पेश किए गए। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आपने सबकी बातें सुनी, बड़ी धैर्य के साथ सुनी, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने इंतजार किया अपनी बारी का। अब आप सब आज कटघरे में हैं, क्योंकि ये तत्कालीन आपकी कार्यकाल, जब आपकी पार्टी की सरकार थी उस समय कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ था। बताइए आपका क्या पक्ष है आज? जैसा वकील साहब ने कहा कि एनआईए जो है अपनी कार्यसूची में असफल हुआ है, इसको सबसे पहले इसी नजर से देखना चाहिए। मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी बच गए, मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी बच गए। अब हम किस बहस में उलझे हैं? हम इस बहस में नहीं उलझे हैं कि इंसाफ क्यों नहीं मिला। जो लोग मारे गए थे दोनों बम ब्लास्टों में, उनके इंसाफ के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम एक पक्ष जो है वो जश्न मना रहा है कि हम बच गए, वो कोई विषय नहीं, आप बचो या ना बचो। विषय ये है कि जो न्याय मिला है कि नहीं मिला है। तो मोदी सरकार 11 साल के कार्यकाल में न्याय दिलाने में असफल हुई है। हम ये नहीं कहते कि कौन बचा है या किसको आपने रिहा कर दिया है। हमारा ये है कि आखिर बम तो फटा था। लेकिन आपसे बार बार आपसे एक सवाल भी पूछा जा रहा है, आपसे गुहार लगाई जा रही है कि जो भगवा आतंकवाद की बात आपसे कही गई, उसके लिए आपकी पार्टी माफी मांगे। इस पैनल में भी वंदना जी ने कहा है आपसे माफी मांगने के लिए। का मैं जवाब यूं दे रहा हूं कि देखिए, सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति इतनी क्रूर और मक्कार होती है कि आप बताइए, धर्म की राजनीति करते हुए हम इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं, जो हताहत हो गए हैं, उनका आरोपी कौन है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यही सांप्रदायिक राजनीति का जो है ये मक्कारीपन है कि हम न्याय को भूल जाते हैं। कत्ल हो गए हैं, हत्याएं हो गई हैं, उससे बड़ा भी हमारे पास कुछ हो सकता है जिसके आधार पर हम जश्न मना रहे हैं, लोगों के गले भरे हुए हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं। ठीक है, जो छूट गए एक न्यायिक प्रक्रिया है, कोई उसका आगे दावा आपत्ति करे वो अलग विषय है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हम न्याय तलाश रहे हैं? हम टीवी डिबेट्स में आपने जबरन मुझको कटघरे में खड़ा कर दिया, कांग्रेस कटघरे में। किस बात के लिए? नहीं, मैंने जबरन नहीं किया। आज क्या बयान देख लीजिए, हम तो सिर्फ लोगों की बातों को पहुंचा रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। भगवा आतंकवाद की जो शुरुआत तो नाथूराम गोडसे ने कर दी थी, वो किस पृष्ठभूमि से आता था। लेकिन हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का प्रयोग जितना हम नहीं करते हैं, उससे ज्यादा हिंदू मानसिकता को क्षुब्ध और निराश करने के लिए ये भाजपा ही लोग बार बार इस चीज को करते हैं। कई डबल टिबल 10-10 इंजनों की सरकार है, इसके बाद भी हिंदू खतरे में है। तो ये इन लोगों का आप तरीका समझिए कि हिंदुओं को निराश करना इनकी मानसिकता है। हिंदू शब्द के साथ जिन विशेषणों का हम प्रयोग करते हैं वो है सहिष्णु, उदार, समावेशी। हमारे लिए हिंदू जो है, हम उसकी पहचान ये है। लेकिन 100 बार डिबेट में एक शब्द का प्रयोग इस विचारधारा के लोग करते हैं जिससे हिंदुओं में एक गलत मैसेज जाए, वो निराश हो जाएं। हम पुनः इस बात की पे जोर दे रहे हैं कि हमको यहाँ न्याय की तलाश करना चाहिए। जो छूट गए उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना उनसे कोई हमें परेशानी है। ठीक है, अच्छी बात हो, कानूनी प्रक्रिया, लेकिन इंसाफ की बात कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, टीवी वाले नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? जो वकील साहब ने बात कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि एनआईए अपनी कार्यसिद्धि में असफल रहा है। और हमको पूरा प्रयास इस बात का करना चाहिए कि जो हताहत हैं, जो मारे गए हैं, जिनको मार दिया गया है, उनके आरोपियों को पकड़ के लाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहलगाम जैसे आप किसी को पकड़ के लाए, उनके जेब में पाकिस्तान की चॉकलेट रख दें और फिर आप सदन में बोल दें कि ये पाकिस्तानी थे। लेकिन पाकिस्तान को ना डोसियर भेजा जाता है, ना पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया जाता है। ठीक है,
बस अपने ठीक है, मुंह जवाब से ले बोल लेते हैं। दीजिए, पाकिस्तानी है ये तो। ठीक है, वापस लौटेंगे विक्रम जी, वापस लौटेंगे। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थे, आपके ऊपर भी काउंटर सवाल के विक्रम जी ने खड़े कर दिए। वंदना जी, देखिए विक्रम जी एक बहुत ही गंभीर प्रवक्ता हैं और उनके मुख से इस प्रकार का शब्द भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द शोभा नहीं देते। दिग्विजय सिंह जी तो सदैव अपनी टिप्पणियों के लिए, अपनी बातों के लिए सदैव बदनाम रहे। अगर दिग्विजय सिंह जी को हिंदू धर्म के होते हुए हिंदू धर्म से इतनी आपत्ति है तो अपना धर्मांतरण कर ले, दूसरे धर्म में चले जाए, टोपी पहन ले या फिर जाकर कोई और धर्म अपना ले। उन्हें बार बार हिंदू शब्द के आगे उन्होंने आतंकवाद लगाया। विक्रम जी आप ये बताइए, आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू है, हमारे धर्म के आगे ही आतंकवाद क्यों लगता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हर जिस भी जो चाहे ब्लास्ट हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे अन्य मामले हो, उसमें लिप्त पाए जाते हैं। पर क्या हमने कभी उनके नाम के आगे आतंकवाद लगाया? आपने लगाया। आप लोगों ने हिंदू को तो हमेशा आतंकवादी बताया, भगवा को आतंकवादी बताया, पर 166 लोग जो मुंबई ब्लास्ट में मारे गए थे, जिसमें जो लोग लिप्त पाए थे वो सब एक ही धर्म से आते थे, आप उनको आतंकवादी कहने में क्यों कतराते हैं? अफजल आपको जी लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट का और न्यायालय का दरवाजा आप खटखटा देते हैं उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप हिंदू धर्म, जो कि सबसे बाहुल्य धर्म है, बहुसंख्यक हमारे यहाँ हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को क्यों आहत करते हैं? आप ये बताइए कि जो मुंबई में ब्लास्ट करने गए थे, क्या उन्होंने कलावा धारण किया हुआ था? क्या टीका लगाया हुआ था? कौन से धर्म के सारे आरोपी? उनके विषय में आप कभी कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते? और दिग्विजय सिंह जी के अलावा आप देखिए पी चिदम्बरम जी ने अभिनव नहीं, देखिए आपसे मैंने जो बात कही कि हम लोगों ने कुमार शिंदे जी ने इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्यों? और सिर्फ एक अगर मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो आपने हिंदू को आतंकवादी करार कर दिया। जो इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लव जिहाद हो रहा है या इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पहलगाम घटना हुआ, तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने वोट बैंक को साधने के लिए उनको क्यों आतंकवादी नहीं कहते? और अगर उनको नहीं कहते तो हिंदू को क्यों आतंकवादी कहते हैं? आतंकवादी कह रहे हैं ना, हम तो बार-बार कह रहे हैं कि आतंकवादियों को ढो के लाइए, मारिए, पकड़िए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इस बहस को कहाँ ले जा रही हैं? हम न्याय देने में विफल हुए हैं, हिंदू भी मारे गए। ठीक है, वापस लौटते हैं। श्याम साहू जी कुछ कहना चाह रहे थे, पीड़ित हैं वो इस मामले के। श्याम साहू जी, वो आतंकवाद का पहला समझौता दिग्विजय सिंह जी ने और पी चिदम्बरम ने दिया था। शुरुआत इनने करी थी और इन्हीं ने षड्यंत्र की तर्ज करी थी। ठीक है संजय चड्ढा साहब, ये बात तो सही है कि 6 लोग मरे, 95 लोग घायल हुए, और जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई उन पीड़ितों के लिए न्याय का अब क्या अगला स्टेप होगा। पीड़ित पक्ष कह रहा है कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन अब ये केस किस दिशा में घूमेगा, किसको अब इसमें आरोपी बनाया जाएगा या फिर यही आरोपी कंटिन्यू रहेंगे, ये जरा बताइए, थोड़ा लीगल पक्ष भी समझाइए दर्शकों को आज। देखिए, जहां तक नए आरोपी बनने का है, जब तक कोई एक बहुत बड़ा प्राइमा फेसी चीज न्यायालय के समक्ष नहीं रखी जाएगी, मुझे नहीं लगता कोई भी नया आरोपी इसमें बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अब आगे क्या? अब सबसे पहले तो जो ये निर्णय आया है उसका अवलोकन किया जाएगा और संभवतः एनआईए इसको जो है आगे लेके बढ़ेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो सफरर हैं, उनका ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ये स्टेट फाइट करता है, ना कि इंडिविजुअल सिविल केसेस जैसे होता है ए वर्सेस बी हो सकता है। यहाँ पे स्टेट वर्सेस एक्यूज पर्संस होते हैं। तो स्टेट को ही आगे जो है बढ़कर और अपील करनी पड़ेगी, या जो भी उसके ग्राउंड्स होंगे वो सब उसको देखना पड़ेगा। कहां पे अगर निर्णय में कोई कोताही है, निर्णय में कोई कमी है, इन द सेंस के प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण पड़ा है और उस प्रमाण का संज्ञान नहीं लिया गया है, तब ऐसी चीजें
सामने रखी जाएंगी, निर्णय में क्या क्या खामियां हैं, कमियां हैं, ये पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फाइल किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके आधार पर जो बड़ी न्यायालय हैं उन पे जाकर इसको किया जाएगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे। आपके कुछ एक लोग फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, नहीं। इसका जो ये एक स्पेशल न्यायालय का निर्णय, मेरा ख्याल है इसमें हाई कोर्ट पे जाना होगा। अब मैं इसमें मुझे मालूम नहीं है किनका निर्णय है। इसी का जिक्र किया मैंने, जो उनके वकील साहब हैं उन्होंने यही कहा है कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे और नए आरोपी बनाए जाएंगे। इस वाक्य का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने पिछले जवाब में ये कहा था कि एनआईए डिलीट भी कर सकता है आरोपियों को और नए ऐड भी कर सकता है चार्जशीट के समय। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं समझाने में गलत रह गया। जिस वक्त चार्जशीट होती है, इन्वेस्टिगेशन के समय डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन को न्यायालय के समक्ष एक चार्जशीट के रूप में पेश किया जाता है और उस पे देखिए, वी आर गवर्न बाय पेपर जस्टिस। जो कागज में लिख के बनती है वो होती है हमारी जस्टिस, उसके जरिए बातों से। अब पॉलिटिकल पार्टीज का इतना ज्यादा इंटरवेंशन मैं देख रहा था अभी, कोई रोल ही नहीं है इन लोगों का, कोई रोल थोड़ी है क्रिमिनल। संजय चड्ढा साहब, आपने पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर ही दिया है तो एक आम सवाल जो हर एक आम आदमी जानना चाहता है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप जैसा एक्सपर्ट जवाब देगा तो और अच्छा रहेगा। दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो रूलिंग पार्टी होती है उस रूलिंग पार्टी की मंशा के मुताबिक भी जांच क्या प्रभावित हो जाती है, जो ये बयान बदल दिए गए? देखिए, ऐसा है, जो कानूनी तौर पे और जो एकेडमिक तौर पे अगर मैं कहूं तो जो निष्पक्ष जांच होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पावरफुल आदमी का, उस पे कोई भी तो फिर इन गवाहों का हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है? एक दो का भी नहीं, 40-40 गवाहों का ये हृदय परिवर्तन हुआ, क्या कहेंगे इसे? क्योंकि अब ये जो बरी हुए हैं, सालों की प्रताड़ना झेली, और साध्वी प्रज्ञा के बारे में तो कहा जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक लगभग डैमेज हो गई थी, उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। इस पीड़ा का हिसाब कौन देगा? आज श्याम साहू हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको वो दिन वापस कौन लौटा पाएगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे 17 साल लगते हैं एक निर्णय के आने में। 17 साल में व्यक्ति की पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। अगर कोई 25 साल का बच्चा इसमें हो रहा होगा, वो 40-45 साल का हो जाने के बाद वो क्या करेगा? इतने सालों के बाद न्याय मिलना, ऐसा न्याय नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे न्यायिक सिस्टम की, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और बहुत उसके पीछे भी पॉलिटिकल विल है। और जो मैंने बात कही कि कहीं जांच में दखल नहीं होती, वो एक एकेडमिक बात है। एक्चुअल में बहुत बड़े दिल से कह रहा हूं, बहुत दखल होती है। बिल्कुल, ये आपने बाद में वाक्य कहा, लेकिन यही आज हकीकत है। क्योंकि एक कहीं दोहा पड़ा था कि तुम कहते हो कागज देखी और हम कहते हैं आंखन देखी, तो आंखन देखी अब आपने बिल्कुल अंत में कहा संजय चड्ढा साहब, इसके लिए आपको साधुवाद। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, अब हम इस कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका फाइनल कमेंट, और इसमें यह भी बताइएगा कि जो 17 साल लोगों ने सलाखों के पीछे गुजारे, अपनों से दूर, और एक भयंकर कष्ट सहते हुए, एक 3rd डिग्री टॉर्चर सहते हुए, क्या इन पीड़ितों के लिए, क्योंकि अब आरोपी नहीं, अब ये भी पीड़ित हैं, ये भी पीड़ित हैं कि इनको गलत तरीके से फंसाया गया, क्या इनके लिए भी कुछ रहम के शब्द हैं कुछ कांग्रेस पार्टी के पास? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली यू विक्रम चौधरी, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिहाज से। नहीं, मैं तो देखिए, मैंने कहा ना कि वंदना जी मुझको अपना धर्म याद दिला रही थी, और उस धर्म के आधार पर मैं उदार और सहिष्णु हूँ। वो मेरे लिए करुणा सबके मन में, कोई भाजपा और कांग्रेस होते नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वकील साहब ने कहा, मुझसे सहमत हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिलने वाला न्याय जो है वो अन्याय से कम नहीं होता है। तो हमको और पूरी सरकारों को किस तरीके से जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें करनी चाहिए, मैं आपसे शुरू से यही कह रहा हूं कि हम रिफॉर्म्स की, विक्रम चौधरी साहब, आपकी इस बात ने ना एक याद दिला दी हमको, माफी के साथ आपको मैं टोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि देर से न्याय मिलता है तो वो जस्टिस नहीं हुआ। आपकी पार्टी के वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के लिए ये क्यों कहा था कि 2019 के बाद जाके फैसला दिया जाए? क्यों जस्टिस डिलेड की बात तब की गई थी? नहीं, वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा था। आप इसको उसको देखिए, हर चीज को बिना संदर्भ के और उसके प्रसंग में समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो नपना एक होना चाहिए,
नापने वाले, ये नहीं कि फला व्यक्ति के लिए अलग नपना है, आप दूसरे के लिए। इसको धर्म में ले जाएंगे, रिड्यूस कर देंगे। न्याय जो है धर्म से बड़ा होता है। हमारी धर्म संस्कृति में पंच को परमेश्वर माना जाता है। हम तो ये मान रहे हैं, वकील साहब भी कह रहे हैं कि इनजस्टिस तो हुआ है। यदि वो निर्दोष थे तो आपको उनको ये इस तरीके की प्रताड़ना देना नहीं चाहिए था। साध्वी प्रज्ञा को थोड़ा बहुत न्याय मिल गया, वो सांसद बन गई सहानुभूति के आधार पर, लेकिन बाकियों का क्या हुआ? जो हमारे मुंबई बम कांड में जो 12 लोगों को बरी किया 17 साल के बाद, उनके साथ भी सहानुभूति है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारों को जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ जरा ज्यादा जाना चाहिए, ताकि हमको इन बातों को छुपाने के लिए इनको धार्मिक आवरण पहनाने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, धर्म से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के हमारे विद्वान प्रवक्ता। चलिए, अच्छी बात है। वंदना त्रिपाठी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, अंत में व्यक्ति के मन में जो बात होती है वो बाहर आ ही जाती है। आज इन्होंने अपनी संवेदनाएं जो लोग मुंबई ब्लास्ट के आरोपी थे उनके लिए भी दे दी, लेकिन ये बताइए कि जो प्रताड़ना दी गई थी वो किसकी सरकार में दी गई थी? हिंदुइज्म को आतंकवाद किसकी सरकार में बोला गया था? साध्वी प्रज्ञा जी के साथ अत्याचार, निराचार, दुराचार कब हुआ था? ये जितने भी आरोपी आज माननीय जितने बैठे सरकार में वो 11 साल में आपने दोनों मामलों में इंजस्टिस किया, आरोपी नहीं पकड़ पाए आप। किया था। आज आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी को सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, नाथूराम गौड जिंदा है, उसके लिए तो उसका मामला हमेशा कायम रहेगा कि पहला हिंदू महासभा से निकलने वाला आतंकवादी को भर देंगे। आज जो श्याम साहू जी बैठे हैं, शायद उनके घाव भर जाए, साध्वी प्रज्ञा जी और बाकी जितने हैं उनके घाव तो तब भरेंगे जब उन हताहतों का मुलजिम मिल जाएगा, उनको न्याय मिल जाएगा। और अपने हर दुष्कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए, और खास करके उस शब्द हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद नहीं है। आज हिंदू इस देश के बाहुल्य समाज में से है, सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो गर्व से कहते हैं कि जिस देश में जिसकी संख्या ज्यादा है वही वो राष्ट्र बनाता है। हिंदू राष्ट्र है और सदैव हिंदू राष्ट्र से रहेंगे। जैसे इस्लामिक कंट्रीज में इस्लाम फॉलो होता है, हमारे देश में हिंदू ज्यादा है तो हम हिंदू हैं, और हमारे अगर धर्म को कोई आतंकवाद कहेगा तो हिंदू मारे गए, उनका आरोपी कौन है? मालेगांव में भी हिंदू मारे गए, सदैव कहेंगे माफी मांगो। चलिए, ठीक है। श्याम साहू जी, लास्ट मालेगांव में आपको जानकारी है 6 मुस्लिम, 6 लोग मारे गए थे, जिसमें से कोई हिंदू नहीं था। जी, ठीक है। श्याम साहू जी, फाइनल कमेंट आपका। मेरा मत है, यदि कांग्रेस माफी मांग ले, उससे किसी का घाव नहीं भर सकते। खाली माफी मांगने से नहीं होगा, इनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हिंदुत्व के खिलाफ जो बोलते हैं, हर बार एक बार माफी मंगवा लो फिर वापिस बोलने लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आज ये तो मेरे खुद का एक भाई शांत हो गया। कब हुआ? उसी समय हुआ जब मैं मुंबई कोर्ट में पेशी पे आया, क्योंकि मेरे भाई पे भी बहुत इतना दबाव डाल रखा था। वो आता है और आने के बाद और मेरे को ये हालत में देखता है, उसको अटैक आता और ये वहाँ की पुलिस मुझे उससे मिलने तक नहीं देती है, और बाद में आधा घंटे बाद पता लगता है कि वो मारा गया, शांत हो गया। एक बात। दूसरी बात, एक और दिलीप पाटीदार जो लड़ा रहे आज तक, जैसे मुझे उठा के लेके गए थे, जैसे टॉर्चर करा था, एक दिलीप पाटीदार को भी ऐसे 10 दिन बाद लेके गए थे इंदौर से, वो आज तक नहीं आया। जबकि इनने एफिडेविट दिया, 161 का को गवाह बनाया और बोलते हैं कि 164 का गवाह देने के लिए आईडी लेने गया और आया नहीं, जबकि अंतिम समय में इनकी कस्टडी में था। अब ये कैसे हो सकता है? एजेंसियों ने जो मुंबई मालेगांव ब्लास्ट में बात कह रहे हैं, श्याम साहू जी, इसको नोट करिएगा की एजेंसी थी, इनका एक साथी अभी भी मिसिंग है, और जैसा कि हमारे विद्वान डॉक्टर संजय चड्ढा साहब बता रहे थे के सारे पे चल रही थी, ये स्टेट का मैटर है, और महाराष्ट्र में इस वक्त आपकी सरकार है, आप उनको भी दिखवाइएगा। और वक्त की कमी के चलते हम इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि जो 6 लोग अपनी जान गंवाए थे, उनके आखिरकार गुनहगार कौन है, और उन गुनहगारों को कब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या फिर सूली पर लटकाया जाएगा। इसको लेकर अब नए तरीके से इस केस की शुरुआत होगी, और जैसा कि पीड़ितों के वकील का कहना है कि वो जल्द ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। लेकिन इस बीच कोर्ट की एक अहम टिप्पणी सामने आई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बार बार जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई, बार बार भगवा आतंकवाद जैसा शब्द कहा गया, वो इसी फैसले के साथ कोर्ट की तरफ से, एनआईए के स्पेशल कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। दर्शकों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।